चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन जब आप ध्यान से घटनाक्रमों को देखेंगे, तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि 2024 गांधी परिवार का अंतिम चुनाव साबित होने वाला है। मतलब मोदी जी ने जिस कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की थी, वो सच होने वाली है। लेकिन इसका कारण केवल मोदी जी ही नहीं, बल्कि गांधी परिवार की अंदरूनी राजनीति है, जो उन्हें समाप्त करने वाली है। कांग्रेस की दुर्दशा पूरे देश में बहुत साफ दिख रही है। यह भी दिख रहा है कि चंद चाटुकारों के सिवा कांग्रेस में अब कोई जिम्मेदार दमदार नेता नहीं बचा। इस बात को बस दो पंक्तियों में समझ लीजिए कि 2014 से 2022 के बीच 460 नेताओं ने छोड़ी है कांग्रेस पार्टी। 2014 से 2022 के बीच 177 सांसदों और विधायकों ने छोड़ी है कांग्रेस पार्टी और 222 चुनावी उम्मीदवारों ने अन्य पार्टियों के लिए छोड़ दी कांग्रेस की पार्टी। इतने ही आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस की देश में क्या दुर्दशा है, क्योंकि सबको यह समझ में आ गया है कि कांग्रेस का फिलहाल कोई भविष्य नहीं है। सचिन पायलट जैसे दो चार नेता बचे हुए हैं, उन्हें भी अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि राहुल के पीछे पीछे जिंदगी भर घूमने के सिवा उनका कोई हासिल नहीं है। अब सोचिए कि जिस पार्टी ने 1947 से 1990 के बीच कुछ वर्षों को छोड़कर लगभग 4 दशक तक यूपी में राज किया हो, वो लोकसभा की एक सीट पर सिमट गई थी और इस लोकसभा में वह एक सीट भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी। बहुत पहले से ही इंडिया टुडे और अन्य एजेंसियों ने अपने चुनावी आकलन और सर्वेक्षण में यह बता दिया था कि इस बार रायबरेली की स्थिति भी अमेठी वाली होने की संभावना है और गांधी परिवार इस बेइज्जती का रिस्क लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह बहुत बड़ा झटका हो जाता कांग्रेस के लिए। शायद उसके अस्तित्व पर सवाल उठ जाता अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव हार जाती। इसलिए सेफ साइड देखकर उन्हें राज्यसभा में जाना पड़ा। जो अस्वस्थ होता है वो राजनीति से संन्यास लेता है। वैसे भी 78 साल की उम्र कोई कम नहीं होती, लेकिन यहाँ तो सारी समस्या बंगला गाड़ी छिन जाने की रहती है। तो चाहे जितनी गंभीर स्थिति हो, सदन में तो बैठना ही पड़ेगा। यहाँ कम से कम एक बंगले की तो गारंटी रहेगी, क्योंकि राहुल का क्या भरोसा कब बिना बंगले के हो जाएं और माँ के साथ रहने के लिए आ जाएं। तो एक बात तो पक्की है कि यह चुनाव सोनिया गांधी का आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि तबीयत और उम्र को देखते हुए 84 साल की उम्र में तो वह शायद राज्यसभा में भी न जा सकें। अब बात कर ले कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री राहुल की। तो विचार कीजिए कि आज देश के 545 लोकसभा सीटों में से एक सीट भी राहुल गांधी के लिए सुरक्षित नहीं है। किसी भी सीट पर उनके जीतने की गारंटी नहीं है। 29 राज्यों में कहीं पर भी उनके इतने वोटर नहीं हैं कि उन्हें चुनाव जिता सकें। इसलिए उन्हें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वायनाड भागना पड़ा, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के समर्थन से वो चुनाव जीत सके। वहां भी अपने दम पर नहीं जीत पाए। उस समय देश में अधिकांश लोगों ने पहली बार वायनाड क्षेत्र का नाम सुना था। ये कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा थे और इनके पुरखों ने जीवन भर यूपी की राजनीति की, क्योंकि वो जानते थे कि देश के नब्ज को यूपी से ही पकड़ना आसान होगा। लेकिन यूपी क्या, इन्हें पूरे उत्तर भारत में एक सीट नहीं मिली चुनाव लड़ने के लिए, और दक्षिण में भी मिला तो केरल। राहुल गांधी ने पार्टी की कमान 2017 में संभाली और अध्यक्ष बनाए गए। हालांकि उससे पहले वो पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में थे, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस संसदीय व विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक हार का सामना करती रही। लेकिन जिम्मेदारियों से भागते राहुल मात्र 20 महीने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को उठा सके और फिर इस्तीफा देकर बैंकॉक निकल लिए। सोनिया गांधी के पास 20 महीने बाद दोबारा पार्टी की कमान आ गई। 19 साल अध्यक्ष रहने के बाद भी वो किसी को इस काबिल नहीं बना सकी जो अध्यक्ष पद संभाल सके। 2014 में पार्टी के सबसे बुरी दुर्दशा के लिए भी राहुल गांधी को ही जिम्मेदार माना गया था। कांग्रेस की स्थिति आज लगातार खराब होती जा रही है।
राहुल की राजनीतिक परिपक्वता और समझ पर उनकी अपनी पार्टी के लोग कभी खुलकर तो कभी चुपचाप सवाल उठाते रहते हैं और जनता तो राहुल गांधी की समझ को अपनी दिन भर की थकान उतारने का जरिया मानती है। राहुल गांधी के बारे में यह बात सभी को मालूम है कि वो न तो लोकसभा चुनाव में अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा पाए और न ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही अपना राजनीतिक कौशल दिखा पाए। राहुल अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने में भी अक्षम रहे। कांग्रेस का करिश्मा और अपील खत्म हो गई। आपने अभी देखा कि गठबंधन के सभी दलों ने कांग्रेस के एटीट्यूड की वजह से अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि राहुल में नेता बनने की कोई काबिलियत किसी को दिखाई नहीं देती, चाहे वो कांग्रेसी हो, विपक्षी दल हो या जनता। इस बार चुनाव के तुरंत बाद उनको घोटाले के केस में अंदर भी जाना पड़ सकता है, बल्कि जाना ही होगा, ऐसा कहें तो ज्यादा ठीक है। अभी 10-15 साल भाजपा बिना किसी शर्त के सत्ता में बनी ही रहेगी। ऐसे में राहुल गांधी का भविष्य अब समाप्त ही है। अब बहन जी की भी बात कर ली जाए। राजनीति में आने से पहले प्रियंका का बहुत शोर था कि जिस दिन राजनीति में आएंगी देश की दिशा बदल जाएगी, भूचाल ला देंगी, क्योंकि इनकी नाक दादी से मिलती है। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने राजनीति की शुरुआत की और 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान पूरे तौर पर संभाल ली। कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के संकल्प के साथ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी की लोकसभा सीट गंवा दी। प्रदेश में इकलौती लोकसभा सीट रायबरेली कांग्रेस के पास बची। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 399 में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, यानी 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और वोट फीसद 6.25 से घटकर 2.3 रह गया और सीटें 7 से घटकर 2 पर पहुंच गईं। मतलब कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। हालांकि प्रियंका के समर्थकों का कहना है कि यूपी में कांग्रेस काफी पहले से कमजोर हो गई थी, ऐसे में महज 3-4 साल में उनसे चमत्कार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस दौर में प्रियंका राज्यसभा में जाना चाहती थी, क्योंकि प्रियंका अपनी मां और भाई की तरह संसद सदस्य नहीं है। फिर भी उन्हें लोधी स्टेट में 1997 से बंगला मिला हुआ था। मोदी सरकार ने इनकी एसपीजी सुरक्षा हटा ली। इसके बाद इन्हें बंगला खाली करने का आदेश मिला। राज्यसभा में जाने से बंगला बच सकता था। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा चाहते भी थे, लेकिन उस समय भी प्रियंका को किनारे कर दिया गया। अब पुनः 2024 में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की जगह राज्यसभा में जाना चाहती थी, क्योंकि भाई का हश्र देखने के बाद चुनाव लड़ने में इन्हें भी खतरा नजर आ रहा था। कांग्रेसी भी ऐसा ही चाहते थे। कांग्रेस के नेता यह भी याद कर रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कैसे इंदिरा गांधी ने राज्यसभा के जरिए संसद में प्रवेश किया था। अगर प्रियंका राज्यसभा में जाने की राह चुनती तो यह गांधी परिवार के वफादारों के लिए एक खुशी का कारण होता। हालांकि प्रियंका के राज्यसभा में जाने पर परिवार की राजनीति की निंदा करने वाले लोग सवाल जरूर उठाते, लेकिन वो नौबत आने ही नहीं पाई। प्रियंका को फिर किनारे लगाकर सोनिया गांधी को राज्यसभा भेज दिया गया और उसके पहले ही प्रियंका को यूपी के प्रभारी पद से भी छुट्टी दे दी गई। अब इसमें तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका को कांग्रेस में महत्वहीन बनाए रखने की साजिश चल रही है। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि उनको हटाया नहीं गया है, उन्होंने खुद ही पूरे देश के लिए काम करने की इच्छा जताई है। जबकि कांग्रेस में आज भी यूपी को मजबूत करने के लिए प्रियंका के जितना बड़े कद का कोई और नहीं है। अविनाश पांडे पुराने कांग्रेसी हो सकते हैं, पर यूपी में आज भी कांग्रेस से बाहर उन्हें कोई नहीं जानता। पिछले महीने जब प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया तो भी प्रियंका गांधी के करीबी लोगों की छुट्टी कर दी गई और उनके सबसे करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णन को तो पार्टी ने बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी इस बार प्रियंका गायब रही। 1 महीने से ऊपर हो गया यात्रा शुरू हुए, लेकिन एक दिन के लिए भी प्रियंका दिखाई नहीं पड़ी। शोर था कि यूपी में वो यात्रा से जुड़ेंगी, तो यहाँ भी उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कहकर क्षमा मांग ली।
इतनी लंबी यात्रा में प्रियंका का न शामिल होना साफ बताता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो एक शेर याद आता है कि क्या टूटा है अंदर अंदर, चेहरा क्यों कुम्हलाया है। फिलहाल ये सारी बातें स्पष्ट कर रही हैं कि पार्टी के अंदर उनके लिए सब ठीक नहीं चल रहा है। क्या राहुल गांधी और उनके बीच कुछ तनाव है या पार्टी पर वर्चस्व की जंग चल रही है? क्योंकि दोनों के ही अपने अपने नेताओं के अलग गुट है। बीच बीच में इस तरह की खबरें आती भी रही कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अविनाश पांडे राहुल गांधी की टीम के माने जाते हैं, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि राहुल अब पूरी पार्टी पर अपना नियंत्रण कायम रखना चाहते हैं। खड़गे ने जो टीम बनाई है उस पर राहुल गांधी की छाप नजर आ रही है। सचिन पायलट समेत कई ऐसे लोग जो राहुल गांधी के नजदीकी हैं, जिन्हें इस बार कार्यसमिति में महत्व मिला है। अब ये विवाद खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ तक कि मणिपुर में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली लोग पहुंचे थे, जबकि प्रियंका नदारद रहीं। इससे पहले भी उनसे सभी जिम्मेदार और प्रभार ले लिया गया था, और वो भी तब जब वह पार्टी की महासचिव थी। बीजेपी ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर लिखा कि एक आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका का रिश्ता। प्रियंका राहुल से तेज है, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है। सोनिया गांधी भी पूरी तरह राहुल के साथ है। घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से प्रियंका का गायब होना यूं ही नहीं है। बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है कि आखिर गांधी परिवार ने अब तक प्रियंका को चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया। इंडिया गठबंधन के कार्यक्रमों से प्रियंका को अलग क्यों किया गया। यह सवाल आम लोगों के मन में उठता है कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका को कम जिम्मेदारी मिलती है, जबकि प्रियंका किसी भी मामले में कहीं से भी राहुल गांधी से कमतर नहीं है, बल्कि उनसे थोड़ी तो बेहतर है ही। और ये भी सब जानते हैं कि कांग्रेस में राहुल और प्रियंका दो अलग अलग गुट हैं। इसलिए जब तक प्रियंका को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती, तब तक तो यह सवाल उछलता ही रहेगा कि गांधी फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। अब ये पता चल रहा है कि प्रियंका को उड़ीसा का प्रभारी बनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में कांग्रेस है ही कहाँ। लोकसभा की एक सीट है उसके पास। यदि ऐसा किया जाता है तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अब गांधी परिवार का मतभेद ज्यादा समय तक पर्दे के अंदर नहीं रह सकेगा। प्रमोद कृष्णन ने बताया था कि कांग्रेस पर खास लोगों का कब्जा हो गया है, जो प्रियंका गांधी को साइड करने पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को हटाना है तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा कोई ऐसा होना चाहिए जिसे देश की जनता स्वीकार करती है और जो देश की जनता के बीच लोकप्रिय हो। मैंने इस नजरिए को ध्यान में रखते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाना चाहिए। इस बात में थोड़ा दम तो था। यदि ऐसा किया गया होता तो शायद कांग्रेस की स्थिति में सुधार आया होता, लेकिन ऐसा करने से राहुल गांधी का भविष्य अंधकार में हो जाता, और सोनिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। राहुल प्रियंका में जब जब तुलना हुई, तब ये कहा गया कि प्रियंका में लोगों से जुड़ने की प्रतिभा ज्यादा है, जबकि राहुल पहले लोगों का सामना करने से हिचकते थे। प्रियंका अच्छी वक्ता भी है, वो लोगों के हिसाब से भाषण देती है। हालांकि वो बड़ी रैलियों के बजाय छोटी छोटी भीड़ में लोगों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करती है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका है जो प्रियंका गांधी के कामकाज के तरीके को पसंद नहीं करता। पार्टी से जुड़े लोग दावा करते हैं कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन प्रियंका गांधी के सैकड़ों आलोचक हैं। वो कहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई उसके लिए पूरी तरह प्रियंका गांधी जिम्मेदार थी। उन्होंने अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनवाया। नवजोत सिंह सिद्धू को काफी तवज्जो दी गई और आखिरकार पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकल गया। इसके लिए प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं, क्योंकि पंजाब का सारा कामकाज वही देख रही थी। वो कहते हैं कि राजस्थान में भी प्रियंका ने ऐसा ही किया। वहां सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई न होने का नुकसान पार्टी को झेलना पड़ा। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये ठीक है कि पूरे देश भर में प्रियंका के प्रति एक आकर्षण है। लोग सभाओं में उन्हें देखने जाते हैं, कुछ लोग उनकी बात सुनते भी हैं, लेकिन वो कांग्रेस को वोट दिला पाएंगी, इसमें संदेह है।
वो किसी भी सीट से खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि वो चुनाव लड़ेंगी और जीत जाएंगी। वो कहते हैं कि जो शख्स कभी चुनाव न लड़ा हो, कैसे वो किसी और को चुनाव जिता सकता है। वो राज्यसभा में जाने वाले उम्मीदवारों की तरह ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करती हैं। सिर्फ वो गांधी परिवार के नाम पर पार्टी में प्रेशर बनाने का काम करती हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी कहती है कि 2003 में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात होती थी, तो वो लोग खुद को लाचार महसूस करते थे। आज भी वही बात है। 20 साल गुजर गए, लेकिन कांग्रेस यूपी में मजबूत नहीं हो सकी। वहीं 2013 में अमित शाह को बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। उस समय पार्टी के पास 10 सीटें थीं और जब 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो उसके पास 75 सीटें थी। वो कहती है कि प्रियंका जब यूपी संभालने आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये पार्टी कुछ संभल जाए, लेकिन लगता है उन्होंने भी अब हथियार डाल दिया है। पार्टी अब शायद नहीं चाहती कि यूपी में कांग्रेस की कमजोरी के लिए उन्हें निशाना बनाया जाए। अभी तक ये अटकलें चल रही थी कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, इसलिए उन्हें सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। मतलब अब वो राजनीति से दूर ही रहेंगी। संभवतः राहुल और उनकी टीम भी यही चाहती थी, क्योंकि प्रियंका को राजनीति में लाने पर राहुल का कद अपने आप ही छोटा हो जाता। प्रियंका कम समय में ज्यादा पॉपुलर हो सकती थी और फिर पार्टी के निर्णयों में उनका हस्तक्षेप भी होता, जो राहुल और उनकी टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकता था। तो लुब्बे लुआब ये कि प्रियंका गांधी का चैप्टर भी क्लोज कर दिया गया। वैसे ये समझ के बाहर है कि जिस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियां भी घास नहीं डाल रही, धमकियां दे रही हैं और अपनी शर्तों पर नचा रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी किस कद और पद के लिए आपस में मत्था फुड़ोवल कर रहे हैं। अपने दम पर 50 सीट भी न जीत सकने वाली कांग्रेस कैसे राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रही है। इन बातों से लगता है कि अब गांधी परिवार राजनीति से हमेशा के लिए बाहर होने वाला है और इन सब का श्रेय काफी हद तक नरेंद्र मोदी को ही जाता है, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। मोदी है तो मुमकिन है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।